दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के 16 फरवरी का जो है फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो आपको मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा, यानी क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या हमने पढ़ा है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्लास 12th जनरल हिंदी वालों के लिए स्पेशली है। तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो कल जो है आपका है 16 फरवरी को 2 से 5:15 बजे तक, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। तो यहाँ से 5 नंबर गद्य का, 5 नंबर पद्य के साहित्य के इतिहास से आता है। टोटल 10 नंबर का आता है। तो इसमें हम विशेष चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो इस पे आप क्या पढ़े हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे प्रश्न से। तो दूसरा प्रश्न जो होता है, यानी कि पहला दूसरा छोड़ के तीसरा प्रश्न जो होता है गद्यांश से संबंधित होता है। तो उसमें आपको पढ़ना क्या चाहिए या आपने क्या पढ़ा है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पर जो प्रश्न आता है 10 नंबर का आता है। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न रहते हैं, 2 रहता है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो है भाषा और आधुनिकता, ये तीनों पाठ आप कंप्लीट करते हैं, यानी अच्छे से पढ़े रहते हैं तो आपको जो है, और हिंदी व्याकरण भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप अच्छा कर पाएंगे, यानी 10 नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे अगर ये 3 पार्ट कंप्लीट रखते हैं तो। ठीक है, तो एक जो है क्वेश्चन यानी 2 नंबर तो आपको मिल ही जाता है। कैसे, उसमें पूछता है कि जो है संदर्भ बताइए या फिर शीर्षक या लेखक का नाम बताइए, तो आप आसानी से पहचान कर बता पाएंगे, तो 2 नंबर वो मिल ही जाता है। अदर जो 8 नंबर होते हैं उनमें थोड़ा समस्या होती है, तो आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप कर पाएंगे। तो ये 3 पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप कंप्लीट रखिए। अभी नहीं कंप्लीट किए हैं तो जल्दी से 1 घंटे में निपटा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप अच्छा करके आएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो देखिए नेक्स्ट पद्यांश। तो पद्यांश में क्या पढ़ना चाहिए आपको। तो पद्यांश में जो है इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। 5 क्वेश्चन रहता है, 2 में 2 पद्यांश आते हैं, दोनों के थ्रू 5 क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक को करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जान लीजिए। मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जो है हिरोशिमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो है आपको 5 लेसन पद्यांश के कंप्लीट करने होंगे। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, अभिनव मनुष्य, हिरोशिमा, तब आपको जो है 10 नंबर यहाँ से प्राप्त हो सकता है। 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। कैसे, आप अगर अच्छे से पहचान लेते हैं कि किस पाठ से जो है ये पद्यांश दिया गया है, तो लेखक और जो है पाठ का नाम पूछता है, तो आप 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अदर जो 8 नंबर हैं उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और व्याकरण पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट रखेंगे, ये 5 लेसन ही, तो आपको 10 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करिए, हम उसका समाधान देने का प्रयत्न जरूर करेंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं तो लेखक या कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, रचना और भाषा शैली पर। तो देखिए लेखक में आपको किन को याद करना चाहिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप 2 लेखक का जीवन परिचय याद करते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन चारों में से किसी 2 को आप कंप्लीट रखते हैं तो आपका यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना क्या है, जीवन परिचय आप लिखेंगे, फिर जो है साहित्यिक योगदान लिखेंगे, फिर जो है कृतियाँ या फिर रचनाएं लिखेंगे, फिर जो है आप लिखेंगे साहित्य में स्थान या भाषा शैली हेडिंग डाल के 2 लाइन, साहित्य में स्थान लिखकर जो है 2 लाइन पूरा आप लिख देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगे, टेंशन मत लीजिए। जीवन परिचय 4-5 लाइन में, ठीक है, 4-5 लाइन क्यों, 3-4 लाइन में निपट जाएगा। साहित्यिक योगदान आपका 4-5 लाइन में, और जो रचना है वो 2-3 लाइन में। अगर आप ढेर सारी लिखते हैं तो कम से कम 5 रचना तो जरूर लिखिएगा, और किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी नाटक, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है,
या फिर कुछ भी है उसको लिख कर उसको लिखेंगे रचना तो बहुत अच्छी बात है। भाषा शैली आप 2-3 लाइन में और साहित्य में स्थान 1-2 लाइन में, टोटल आपका जो है 10 से 15 लाइन में जो है पूरा का पूरा निपट जाएगा। जीवन परिचय 5 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 1 पेज जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप ये कंप्लीट रखेंगे। हाँ, आपको मैं बता दूं, जीवन पर साहित्य की योगदान और रचना के साथ जो है साहित्य में स्थान भाषा शैली जरूर लिखिएगा, छोड़िएगा मत। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप लिख पाएंगे क्योंकि वो कठिन नहीं होता है। कवि के जीवन परिचय की बात करते हैं, यहाँ भी 5 नंबर आता है। तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और आपके जयशंकर प्रसाद भी हैं। ठीक है, तो जो भी आप याद किए हों कम से कम 3 से 4 से 5 कवि का जीवन परिचय आप याद रखेंगे, तभी आपका फंस सकता है, क्योंकि कवि ज़्यादा हैं। तो जो है आपको कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 आप याद रखते हैं तो आपको जो है यहाँ 5 नंबर मिल जाएगा। सेम एज लेखक का जैसे लिखा जाता है वैसे कभी कभी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ भी 5 नंबर मिल पाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कहानी, तो कहानी में देखिए ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर 3 कहानियाँ हैं। तो तीनों में से तीनों प्रश्न आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, तो कंफर्म नहीं है। देखो तीनों दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 तो देगा ही। तो आपको जो है 2 कहानी का जो उद्देश्य है याद रखना है, 2 कहानी का कम से कम उद्देश्य याद रखना है। आप चाहे ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर तीनों का याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहानी का सारांश या कथानक जो है वो आप कैसे भी पढ़े होंगे तो आसानी से लिख ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उद्देश्य है कम से कम 2 कहानी का आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत विशेष नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो खंड काव्य आता है, सत्य की जीत। तो सत्य की जीत स्पेशली क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ में सत्य की जीत चलता है। तो झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, इन जिलों के लिए सत्य की जीत जो है चलता है खंड काव्य। तो इसमें जो है आपको पढ़ना क्या है तो ध्यान दीजिए, 5 नंबर लेना है तो ध्यान देना पड़ेगा। सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु, ठीक है, कथानक, कथासार, ये सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं। तो ये आप जो है हमने वीडियो बना के अपलोड किया, जाकर देख सकते हैं। कम समय में आप आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो कथानक आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अदर की बात करते हैं, जो दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न कंफर्म रहता है, ये हटता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न में कंफ्यूजन रहता है, कैसे? द्रौपदी, युधिष्ठिर, दुशासन, ठीक है, ये सभी जो है आ सकते हैं। तो इनमें से पता नहीं किसका चरित्र चित्रण आ जाए, कंफर्म तो नहीं, जरूरी तो नहीं। ठीक है, तो आप चरित्र चित्रण याद करना चाहते हैं, द्रौपदी, युधिष्ठिर और दुशासन का जो है चरित्र चित्रण याद करेंगे, यानी हेडिंग और जो कोटेशन बोले हैं वो। ठीक है, नहीं तो आप सत्य की जीत कथा वस्तु जो है याद कर लीजिए, आपको वहाँ से अकेले 5 नंबर मिल जाएगा, आपको अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर संस्कृत खंड में गद्य, यानी कि संस्कृत खंड जो होता है उसमें गद्य से जो प्रश्न आते हैं 2 में से किसी एक को करना होता है हिंदी अनुवाद में। ठीक है, तो 2 नंबर जो है संदर्भ का, 5 नंबर जो है उसके हिंदी अनुवाद का, टोटल 7 नंबर मिलता है गद्यांश से। तो यहाँ पर आपको किसको पढ़ना चाहिए? संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा, महामना, मालवीय, ये 3 पार्ट आप कंप्लीट रखते हैं तो आपको यहाँ 7 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों पार्ट बहुत ही आसान है, सरल भाषा में है, आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो संदर्भ, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद। और संस्कृत खंड में श्लोक की बात करते हैं तो ये भी 7 नंबर का, 2 + 5 = 7 आता है। 2 का संदर्भ, 5 के हिंदी अनुवाद। तो सुभाषित रत्नान ये आपके यहाँ है, इसमें जो है 15 श्लोक हैं। 15 श्लोक आप कंप्लीट रखते हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट लगे उसको कंप्लीट रखते हैं तो आपको यहाँ 7 नंबर मिल जाएगा। और जो है एक जो है महामना मालवीय में है, संस्कृत भाषा या महत्व में श्लोक भी है, और जो है जातक कथा में भी श्लोक है। ठीक है, तो ये सभी श्लोक जो है यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या यानी हिंदी अनुवाद कर पाएंगे तो जान लीजिए आपको यहाँ भी 7 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत विशेष नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, उसमें जो है इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं क्लास 12th के लिए संस्कृत के, वो पढ़ा है, जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व, तो काव्य के सौंदर्य के तत्व में देखिए रस, छंद, अलंकार आता है।
तो रस में श्रृंगार, करुण और वीर रस लिखना है आपको, यानी कि ये 3 रस आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर मिल जाएगा। छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, 3 छंद कंप्लीट रखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष यानी शब्दालंकार के तीनों भेद जो प्रमुख हैं वो आप याद रखते हैं तो यहाँ भी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो रस अगर लिख रहे हैं तो पहले लिखेंगे अस्थाई भाव, परिभाषा, उसके बाद उदाहरण, स्पष्टीकरण देना है तो अच्छी बात है। फिर छंद में कैसे लिखेंगे, तो छंद में जो है परिभाषा या उसको लक्षण बोलते हैं, फिर उदाहरण लिखेंगे, फिर जो है स्पष्टीकरण देंगे, तब आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि जो उदाहरण आप लिखेंगे उसमें मात्रा बराबर डिसाइड कर देना, ये मात्रा बराबर इतनी मात्रा एक चरण में, दूसरे चरण में इतनी बराबर इतनी मात्रा, वो होता है स्पष्टीकरण। ठीक है, या फिर जो है जो आप परिभाषा के थ्रू लिखे रहेंगे वही स्पष्टीकरण के थ्रू लिख देंगे कि पहले चरण में इतनी मात्रा, दूसरे चरण में इतनी मात्रा, इसलिए ये जो है ये छंद है, ये भी आपका ठीक है। अलंकार की बात करें तो अलंकार में आप लिखेंगे पहले परिभाषा और उसके बाद लिखेंगे उदाहरण, उसके बाद लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में यही देना होता है कि ये क्यों है, यानी जो उदाहरण आपने लिखा है ये उदाहरण इसी का है, क्यों है, वही स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, तो ये आप चीज़ें लिखेंगे। अदर जितनी भी चीज़ें हैं व्याकरण के थ्रू, हिंदी व्याकरण में जैसे कि जो है मुहावरे, लोकोक्ति 4 देता है, उसमें से एक करना होता है अर्थ और उसका अनुवाद। ठीक है, तो वो संधि जो है ऑप्शनल रहता है, आसानी से आप कर पाएंगे, कठिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्वर संधि के ही भेद रहते हैं, अदर नहीं रहते हैं। और शब्द युग्म आता है, उसमें 2 प्रश्न आता है, उसमें से किसी का अर्थ पता है आपको, आसानी से कर पाएंगे। और बात करते हैं तो वचन और विभक्ति, तो आपके यहाँ 2 ही है, 2 ही पढ़ना है, नाम और आत्मा, तो दोनों आसानी से ये बता सकते हैं, ऑप्शनल रहता है। वीडियो पढ़ा जाकर देख सकते हैं विभक्ति कैसे पहचाने। ठीक है, और उसके बाद जो है किसी एक शब्द के लिए 2 अर्थ लिखने को आता है, 3 शब्द रहता है, 3 में से किसी एक का जो है 2 अर्थ आपको लिखना होता है, तो जाहिर सी बात है आप पढ़े हैं तो आसानी से अपना दिमाग लगा सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएगा वहाँ भी। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है, 2 रहता है, दोनों को करना होता है। ऑप्शनल आने लगा है तो इसलिए आपके लिए और बहुत अच्छी बात है, तो वो भी आप कर पाएंगे, बस पढ़े रहना, छोड़ना मत। उसके बाद जो है 4 वाक्य देता है अशुद्ध, उसको शुद्ध करना होता है, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, आप उसको भी कर लेंगे। और उसके बाद जो है हमने काव्य सौंदर्य के तत्व तो बता दिया है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर के पत्र लेखन की, तो 2 + 4 = 6 नंबर का आता है जो है। ठीक है, 2 + 4 = 6 नंबर का पत्र लेखन आता है। तो आप पत्र लेखन कैसे लिखेंगे ये सब पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो बैंक ऋण से संबंधित, समस्या से संबंधित, तो किसी बैंक से आप ऋण लेकर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इससे संबंधित आप एक अच्छे से तैयार कर लेना कैसे लिखना है। दूसरा, स्वास्थ्य समस्या, बीमारी समस्या, नाली, सड़क, देश का कोई भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या से संबंधित जो है आप जो है पत्र लेखन तैयार कर लेंगे तो आपको यहाँ 6 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो आप आवेदन तैयार करिए, ये 2 ही तैयार कर लीजिए, बहुत आसान भी होता है, अपनी भाषा में लिखना होता है इसलिए आसान होता है, आवेदन में तो डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों आसान होता है, कैसे लिखना है ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और समझ के ही जाइएगा। आगे बढ़ते हैं निबंध। निबंध जो है 2 + 7 नंबर आता है, 2 + 7 = 9 नंबर का आता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ बताया है, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हो आपके हिसाब से जो हो उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि शब्दों का भंडार होना चाहिए निबंध के लिए, कोटेशंस होना चाहिए और विशेष कुछ नहीं। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, गरीबी एक अभिशाप, स्वास्थ्य, शिक्षा। और बात करते हैं तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार, भारत में बढ़ती जनसंख्या, आतंकवाद, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, भारतीय किसान, इतने सारे पॉइंट्स जो हैं आपको कंप्लीट रखने हैं। क्या हेडिंग, कोटेशंस, ये सभी जो हैं आपको कंप्लीट रखने हैं। अब बात करते हैं किसी प्रकार आपको लिखना कैसे है, निबंध कैसे लिखें, हमने अपलोड किया वीडियो, जाकर देख सकते हैं। तो पहले सबसे लिखेंगे आप रूपरेखा। क्या लिखेंगे? रूपरेखा लिखेंगे और उसके बाद ऐसे लंबी सी थोड़ी सी लाइन खींच के जितनी हेडिंग आपको लिखनी है वो सभी हेडिंग लिख देंगे, जैसे कि प्रस्तावना, वर्णन, उसके बाद उपसंहार। आपकी हेडिंग जो बनती है वो हम नहीं जानते हैं, 3
या 5 या 7 या 9, तो कम से कम 5 हेडिंग अटेंड करिएगा। नहीं आती है तो चलो ठीक है 3 हेडिंग में निपटाओगे, लेकिन कम से कम आपको 5 हेडिंग नहीं तो 7 हेडिंग बनाना है। तो आप यहाँ रूपरेखा के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 लिख देंगे, उसके बाद उसके बारे में एक एक हेडिंग का वर्णन करेंगे, तब आपको जो है 7 + 2 नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर रूपरेखा के लिए ही 2 नंबर मिलता है, इतना याद रखिएगा आप कैसा लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा है उसके लिए 7 नंबर मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना है और ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है मैटर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी प्रकार की समस्या है आप तुरंत कमेंट करिए, हम तुरंत उसका समाधान देने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है तो हम आपके साथ हैं। आप हिंदी में जो है 100 में 100 करके आइए और जो है 95+ नंबर प्राप्त करिए। ये मेरा जो है मेरी इच्छा है, मेरी शुभकामना है। तो वीडियो आप पूरा देखे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो कल आपका एग्ज़ाम है 2 से 5:15 बजे तक, आप जो है 1 बजे पहुंच जाइए, 1 सवा 1 1:30 बजे से पहले ही पहुंच जाइए तो बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम के दौरान आप फर्स्ट डे पहुंचेंगे तो जान लीजिए आप जो है परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे जो है आप 1 बजे पहुँच जाइए, 2 बजे से एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। Best of luck for your examination and thank you. Goodbye and take care.